नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विषय से आज समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। इस टॉपिक को एक समस्या के रूप में जाना जाता है, जिसे हम विवाह विच्छेद या डिवोर्स कहते हैं। देखिए, डिवोर्स की जब बात आती है तो उससे पहले दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का उल्लेख किया जाता है, और वो है विवाह और परिवार। क्योंकि परिवार की सुदृढ़ नींव विवाह की संस्था पर आधारित होती है। इसीलिए जब विवाह को समाज में एक स्वीकृति प्रदान की जाती है, परिवार का निर्माण होता है और उसमें मूल्यों की, प्रथाओं की, परंपराओं की, समाजीकरण की बात होती है, तब जाकर के एक सुदृढ़ व्यक्तित्व और संगठित समाज बनता है। और यहीं पर ही अगर विच्छेद आ जाता है तो अपने आप में वो जो एक खूबसूरत परिकल्पना होती है समाज की, उसमें समस्या का रूप और पुट दिखाई देने लगता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम ये जानें कि विवाह विच्छेद क्या है। विवाह विच्छेद एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो कि पारिवारिक विघटन और व्यक्तिगत विघटन को उजागर करती है। चूंकि परिवार की जब बात आती है तो वो विवाह से जुड़ी हुई संस्था है, और विवाह की जब बात आती है तो वो सिर्फ दो व्यक्तियों के मिलन की ही बात नहीं होती है, तो परिवारों के भी एक साथ मिलकर के चलने की बात उसमें कही जाती है। और जब विवाह विच्छेद की बात आती है तो जब विच्छेद है तो व्यक्तिगत विघटन होगा, और जब व्यक्तिगत विघटन होता है तो वो परिवार को भी विघटित कर देता है। इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये समाज द्वारा स्वीकृत एक ऐसा साधन है जो कि विवाह की असफलता से संबंधित है। ये पारिवारिक संगठन में दरार का द्योतक होने के कारण पारिवारिक विघटन का सूचक माना जाता है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत घटना के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित है। लेकिन यही बात विचार करने की है कि ये व्यक्तिगत समस्या जब बहुत व्यापक स्तर पर हो जाती है, या यूं कहूं कि अत्यधिक तलाक की दर जब हो जाती है, तो ये सामाजिक समस्या का रूप ले लेती है। इसीलिए हिंदू समाज में विवाह से संबंधित समस्याओं में विवाह विच्छेद एक प्रबल समस्या है। जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन असामंजस्य पूर्ण हो जाता है, दोनों के संबंध असामान्य और तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के विवाह संबंधों को सामाजिक और कानूनी रूप से समाप्त कर देना विवाह विच्छेद कहलाता है। हिंदू समाज में हिंदू विवाह को जब एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकारा गया है, तो वहां पर ऐसी कल्पना करी जाती है कि कोई भी जब नव दंपति अपना परिवार प्रारंभ करता है, नया जीवन प्रारंभ करता है विवाह उपरांत, तो उसे कुछ सामंजस्य करने होते हैं। और ये मात्र एक पक्ष से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों से इस प्रकार की उम्मीद की जाती है कि अपने जीवन को आगे सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक दूसरे को समझना आवश्यक है और सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब ये संबंध सामंजस्य बिठाने की बजाय तनावग्रस्त सिद्ध होने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना कठिन प्रतीत होता है, और जो सामंजस्य की बात होती है वो इतनी कठिन हो जाती है कि उसे बिठा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में विवाह विच्छेद ही वो माध्यम रह जाता है। और कानूनी भाषा में विवाह विच्छेद विवाह की समाप्ति है, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसके परिणाम अत्यंत विशाल होते हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है, बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों पर भी इसका प्रभाव होता है। और उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो जब परिवार प्रभावित होता है तो समाज पर भी इसका प्रभाव यकीनन पड़ता ही है। इसलिए इसे पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों की सामाजिक दृष्टि से समाप्ति के रूप में जाना जाता है। एलियट और मैरल कहते हैं कि विवाह विच्छेद सदैव करीब करीब एक दुखद घटना के रूप में होता है, क्योंकि इसका सामान्य अर्थ विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना और गंभीर
मोह भंग होता है। ये एक सामान्य सी बात है कि जब भी हम जीवन में किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो जब विश्वास होता है तभी वो संबंध आगे बढ़ता है। और जब बात विवाह के एक संस्कार की बात होती है, तो हिंदू समाज में तो विश्वास ही इसका आधार बनता है। प्रतिज्ञा के संग इसे देखा जाता है, सप्तपदी की परंपरा निभाई जाती है। तो ऐसे में जब विवाह विच्छेद होता है, तो वो विश्वास की समाप्ति का द्योतक बनता है, प्रतिज्ञा को तोड़ने का प्रतीक होता है और गंभीर मोह भंग हुआ होता है। इसी कारण से व्यक्ति पर और परिवार पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत सराहनीय नहीं होता है। तलाक शब्द की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं या ये शाब्दिक अर्थ से जानने का प्रयास करते हैं कि तलाक शब्द कहाँ से आया है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो तलाक शब्द अंग्रेजी के डिवोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द डिवोटियम से बना है, जिसका अर्थ है अलग हो जाना, टू टर्न अपार्ट। इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया के तहत रहता है और कहने में जितना सरल होता है, उसके परिणाम उतने सरल नहीं होते हैं। कानूनी दृष्टि से कुछ शब्द होते हैं जो कि इसके आसपास प्रतीत होते हैं, जैसे वियोजन, जिसे अंग्रेजी में सेपरेशन कहते हैं, परित्याग, जिसे अंग्रेजी में डिजर्टेशन कहते हैं, और विलोपन, जिसे एन्यूलमेंट के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि ये तलाक से या तलाक के तरह प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन जो डिवोर्स शब्द है वो इससे अलग शब्द है तथा इसका अर्थ वैध विवाह संबंधों को तोड़कर एक दूसरे को एकल स्थिति में लाना होता है, ताकि अगर व्यक्ति चाहे तो वह पुनर्विवाह कर सके। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार इसका अर्थ विवाह संबंधों का टूट जाना है। सनचोरी और व्हाइटहेड का कहना है कि तलाक उन आशाओं की समाप्ति है जो दंपति एक दूसरे के प्रति रखते थे। ये प्रमाण पत्र है कि उनका संबंध समाप्त हो गया है। इन सब परिभाषाओं में विद्वानों के विचारों में इस बात को बार बार रेखांकित करके कहा गया है कि विवाह विच्छेद में विवाह की उन आशाओं की, उन संभावनाओं की, एक दूसरे के प्रति विश्वास की समाप्ति है, जिससे कि ये वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि व्यक्ति पर और समाज पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं होता है। इसी कारण इसे एक समस्या के रूप में देखा। अभी हमने बात करी थी कि जो डिवोर्स शब्द है, तलाक शब्द है, वो कुछ शब्दों से भिन्न है। तो आखिर हम जानते हैं कि वो शब्द क्या है और उनका क्या अर्थ है। तो पहले हम बात करते हैं वियोजन के अर्थ के बारे में। वियोजन शब्द का अर्थ तलाक की दिशा में पहला चरण है, जिसका लक्ष्य है तत्कालीन संघर्ष को तुरंत समाप्त करना, अथवा यह बिना तलाक के अलग रहने संबंधी कानूनी निर्णय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) और 13(2) में परगमन, क्रूरता, धर्म परिवर्तन, लाइलाज बीमारी, संसार को त्याग देने के आधार पर इसका प्रावधान रखा गया है कि कोई भी पक्ष यदि इन आधारों पर कानून की शरण में जाता है तो उसके लिए वियोजन यानी सेपरेशन का प्रावधान होता है। और जो विशेष इसमें 1955 की धारा के अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा है, उसमें 13(1) और 13(2) का जिक्र करना जरूरी है, जिनमें परगमन, क्रूरता, धर्म परिवर्तन, लाइलाज बीमारी, संसार को त्याग देना प्रमुख आधार बनता है। अब हम बात करते हैं परित्याग के बारे में। तो परित्याग एक पक्ष को बिना तलाक दिए त्याग कर देना होता है। यह एक प्रकार से वैवाहिक दायित्वों से भाग जाना प्रतीत होता है। विलोपन का अर्थ न्यायालय का निर्णय है कि किसी कानूनी कमी के कारण विवाह मान्य नहीं है। विलोपन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है और इससे व्यवहार रद्द हो जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत इसका प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार से इन तीनों शब्दों के अपने विशिष्ट अर्थ हैं, जो कि
तलाक से अलग प्रतीत होते हैं। अगर हम बात करते हैं विवाह विच्छेद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखने की, तो भारतीय समाज में ऐतिहासिक काल से यानी वैदिक काल में विवाह कोई धार्मिक संस्कार जब माना जाता था जिसे किसी मानवीय क्रिया द्वारा तोड़ना संभव नहीं था। 7 जन्मों का रिश्ता और इसके लिए कोई भी मानवीय क्रिया उसे तोड़े, ऐसी बात वैदिक काल में नहीं देखने को मिलती है। धर्मशास्त्र साहित्य में पति को पत्नी के जीवित रहते ही पुनः विवाह करने के अधिकारों का उल्लेख मिलता है तथा पत्नी को किसी भी परिस्थिति में पति को तलाक देने की मनाही थी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अधिक विचारणीय हुई। उच्च जातियों में तलाक की अनुमति नहीं थी, पर निम्न जातियों में स्त्री को तलाक की अनुमति थी। अंग्रेजी शासनकाल में सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप इसके बारे में और अधिक विचार किया गया और उपाय किए गए जिससे स्त्रियों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाए, और ऐसे विशेषाधिकार देने वाले अधिनियम भी अंग्रेजी शासनकाल में बनाए गए। 1872 में पारित सिविल मैरिज एक्ट द्वारा एक विवाह को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया और सीमित पैमाने पर विशेष परिस्थितियों में तलाक की अनुमति भी प्रदान की गई। इसलिए एक विवाह की बात भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पक्ष सिद्ध हुई जब हम हिंदू विवाह की बात करते हैं। सर्वप्रथम विवाह विच्छेद संबंधी अधिनियम कोल्हापुर राज्य में 1920 में पारित किया गया। इसके बाद 1942 में बड़ौदा में, 1947 में मुंबई में, मद्रास और सौराष्ट्र में आगे के वर्षों में यानी 1949 और 52 में तलाक संबंधी अधिनियम पारित किए गए जिसमें तलाक को कानूनी अधिकार दे दिया गया। भारत सरकार ने 1954 में विशेष विवाह अधिनियम और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया जिसमें तलाक को कानूनी अधिकार दिया गया। इस प्रकार से ये वो यात्रा रही कि किस प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तक आते आते विवाह की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही उसमें तलाक का जिक्र देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं विवाह विच्छेद के विपक्ष में तर्क के बारे में। देखिए, कोई भी समस्या होती है तो समस्या एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है और इसका समाधान भी सभी के सामूहिक प्रयास से निकलता है, लेकिन फिर भी एक समस्या के पक्ष और विपक्ष में या उसको सही मानने वाले या उसे गलत ठहराने वाले लोग अपने अपने तर्क देते हैं। तो जब विवाह विच्छेद को हम एक सामाजिक समस्या के रूप में देखते हैं तो इसके विपक्ष में जो तर्क है वो कुछ इस प्रकार से देखे जाते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह को मान्यता देता है और ये मानता है कि जब इसकी मान्यता एक संस्कार के रूप में है तो कोई भी बाहरी शक्ति इसे नहीं तोड़ सकती है। ये एक ऐसा बंधन है जो ताउम्र चलता है, यानी कि यदि इस विवाह संबंध में किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का कष्ट है, तो उसको मिलकर के ही उसका समाधान ढूंढना होगा या जो भी है उसे स्वीकार करना होगा, लेकिन इसे किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। यह विवाह विच्छेद के विपक्ष में दिया जाने वाला एक आम तर्क है। आर्थिक दृष्टि से इसे अव्यवहारिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि महिला पुरुष पर निर्भर है, तो जब विवाह विच्छेद हो जाएगा तो वह पराश्रित होने के कारण किस पर निर्भर रहेगी, इसीलिए इसे आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक माना जाता है। इससे पारिवारिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को विघटन से बचाएं और कैसा भी समय उनके संग हो, कैसी भी परिस्थिति उनके संग हो, लेकिन वो विवाह विच्छेद की ओर अग्रसर ना हो और पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए विवाह को अपने बनाए रखें। चूंकि विवाह विच्छेद होने से पति और पत्नी पर तो जो प्रभाव पड़ता है वो तो पड़ता ही है, लेकिन बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं, उनके पालन पोषण की एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए विवाह विच्छेद को नहीं स्वीकृति दी जानी चाहिए। कुछ इस प्रकार के जो तर्क है वो विवाह विच्छेद के विपक्ष में दिए जाते हैं, लेकिन वही एक और विवाह विच्छेद के औचित्य पर भी कुछ बातें रखी गई हैं जो इस प्रकार है
जैसे कि विवाह विच्छेद समानता का अधिकार के रूप में देखा जाता है। एक समय में जब पुरुष को स्वतंत्रता रही कि वो पत्नी को तलाक दे सकता है, तो प्रश्न उठा कि स्त्री क्यों नहीं अपने पति को, या पत्नी क्यों नहीं अपने पति को किसी गलत बात या कोई ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में हो तो वो तलाक दे सकती नहीं है। उसे भी इस प्रकार की समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि यदि उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, यदि उसे विवाह विच्छेद जैसी परिस्थिति लग रही है, तो वो कानूनी शरण में जाकर के इसके लिए अपनी बात रख सकती है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी यदि समस्या बहुत गंभीर है, यदि परिवार में उसके मान और सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता, यदि उसके संग कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वहां भी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए विवाह विच्छेद के औचित्य की बात रखी गई है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है कि इस बात का मर्म लोग समझें कि यदि विवाह विच्छेद होता है तो उसका कितना नकारात्मक परिवार पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए भी विवाह विच्छेद की बात को ध्यान में रखना व्यक्ति के लिए और समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका होना एक औचित्य के रूप में सिद्ध होता है। परंपरागत वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने का साधन बनता है विवाह विच्छेद, तो सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भी विवाह विच्छेद को महत्वपूर्ण या उसके औचित्य को स्वीकारा गया है और इस प्रकार के कुछ तर्क रखे गए हैं। जब हम विवाह विच्छेद के कारणों की बात करते हैं, तो आसानी से ये देखा जाता है कि कुछ विशेष बातें होती हैं जो विवाह विच्छेद को सामान्य रूप से दिखाती है। हालांकि इसके भीतर भी बहुत कुछ छिपा हुआ होता है जो वो व्यक्ति जानता है या वो परिवार जानता है जो इस ओर अग्रसर हुआ है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने जब इस पर अध्ययन किया, तो कुपुस्वामी के अनुसार क्रूरता, यौन संबंधी समस्या, बच्चा ना हो पाना या नास्तिकता कुछ प्रमुख कारण के रूप में सामने आए, जो कि विवाह विच्छेद के लिए व्यक्ति को अग्रसर करने के कारण बनते हैं। फोसेंको के अनुसार ससुराल और परिवार के सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप तथा दुर्व्यवहार, यदि हर बात में दुर्व्यवहार किसी के संग भी हो रहा है, किसी पक्ष के संग में हो रहा है, अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहा है, चाहे वो ससुराल के द्वारा हो या परिवार वालों के द्वारा हो, तो वो भी एक कारण बनता है विवाह विच्छेद का। नास्तिकता, आर्थिक संकट, व्यक्तिगत कमियां, चरित्रहीनता, असामंजस्य, यौन संबंधी कठिनाइयां और खराब स्वास्थ्य भी वो कारण हैं जो विवाह विच्छेद के प्रमुख कारणों के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि ये सारी बातें एक परिवार में जो दंपति है उस पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से इन समस्याओं को देखता है। लेकिन जब उनके बीच के संबंधों में इस प्रकार की स्पेस नहीं रहती है कि वहां सामंजस्य हो सके या इसका समाधान ढूंढ पाना वो एक साथ संभव नहीं कर पा रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ से तनावग्रस्त महसूस कर रहे होते हैं, तो विवाह विच्छेद के ये सारे कारण सामने आते हैं और व्यक्ति इस ओर कानूनी शरण में जाकर के अग्रसर होता है। जयंत चौधरी ने कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया, जैसे कि जैविक कारण, अवैध संबंध और बांझपन या नपुंसकता, सामाजिक कारण जैसे भूमि का संघर्ष, भौतिक प्रहार, लंबी बीमारी, पारिवारिक संरचना और आयु में यानी कि विवाह के लिए जो आयु है उसमें अत्यधिक अंतर होना, आर्थिक कारण जैसे निर्धनता, दहेज और मनोवैज्ञानिक कारण। जयंत चौधरी जी के अनुसार वो प्रमुख कारण के रूप में देखे जाते हैं जो तलाक को या विवाह विच्छेद को व्यक्ति को अग्रसर करने में सहायता प्रदान। विवाह विच्छेद का अर्थ जानने के बाद, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जानने के बाद, विद्वानों के विचार और इसके कारण जानने के बाद अब हम बात करते हैं विवाह विच्छेद के परिणाम के बारे में। जैसा कि पहले ही कहा गया कि इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं, जो लगता है कि व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। दो व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके परिणाम जो होते हैं वो ना सिर्फ दिखाई देते हैं, बल्कि कुछ ऐसे गंभीर परिणाम भी होते हैं जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर कचोटते हैं, जिससे उसके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न रहता है, वो अवसाद की में चला जाता है, उसे एक
शर्म का एहसास भी होता है और वो खुद को अकेला महसूस करता है। इस बात से तो आप और हम बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ है कि परिवार में सदस्यों के संग मिलकर के जो एक माहौल होता है, उसमें अकेलापन नहीं होता है, एक विश्वास होता है। लेकिन जब विवाह विच्छेद की बात आती है, तो व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है। अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो आर्थिक कठिनाइयां भी उसके सामने खड़ी हो जाती है और इन सब बातों का प्रभाव उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है और उसके शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे इसके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। विवाह विच्छेद दिखने में सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा विवाह संबंध को अंत को दिखाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ये व्यक्तित्व को भी समाप्त करता है, क्योंकि व्यक्ति की खुशियां यदि उससे संबंधित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो वो उससे प्रभावित होता है। ये एक नजरिया है बात को देखने का। वहीं ये भी संभव होता है कि व्यक्ति पर बहुत ज्यादा इस तरीके का विवाह संबंध के दौरान ही कुछ कठिनाइयों का उसने गहरा सामना किया हो, जो उसके भीतर निराशा का भाव रख रहा होगा, उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित कर रहा होगा। तो कहीं शायद ये विवाह विच्छेद उसको एक तरीके का मार्ग देगा, जिससे कि वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है। तो ये व्यक्ति विशेष या उस परिस्थिति विशेष पर भी निर्भर करता है, जब व्यक्ति इस ओर आगे बढ़ने के लिए विचार उत्पन्न करता है और उस रास्ते को चुनता है जिसे विवाह विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद चाहे कहीं भी है, तो देख लीजिए, तोड़ना नुकसान देता है, हालांकि बनाए रखना भी उतना ही कठिन होता है। इसलिए जीवन की डोर बहुत ही नाजुक होती है, इसे संभाल करके चलने की जरूरत होती है। ये है जीवन संबंधी एक महत्वपूर्ण बात। अब परीक्षा संबंधी भी एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ कर लेते हैं कि विवाह विच्छेद संबंधी अधिनियमों की जानकारी, विवाह विच्छेद के कारण और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी इन एक्ट्स की बात पूछी जा सकती है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इसके संबंध में पक्ष और विपक्ष में तर्क पर आपके विचार पूछे जा सकते हैं। इस विश्वास के संग कि ये वीडियो यकीनन आपको विवाह विच्छेद जैसी सामाजिक समस्या को समझने में और क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में सहायता प्रदान करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपका आभार और धन्यवाद।